तो एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है न्यू स्टार क्लासेज में। तो आज का जो हमारा सेशन लेने वाला है बेटा, आज जो हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। अभी हमारा जो रनिंग में टॉपिक चल रहा था, नाभिक ग्रह की प्रतिस्थापना विक्रियाओं के प्रकार चल रहे थे। SN1 रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, उसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, SN1 जो रिएक्शन थी उसकी मैकेनिज्म कैसे लिखी जाती है, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इसकी चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन की हम कुछ बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे और उन क्वेश्चनों के साथ में हमें कुछ सीखने को मिलेगा। अर्थात मैं ये कहना चाहूँगा, इस लेक्चर के दौरान आप जो SN1 जो मैकेनिज्म होती है उस पर आधारित क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे किस तरह से है। ये देखिए, ध्यान देना। सभी बच्चे जिनको जुड़ना है, हाँ वो जुड़ जाइए। हाँ, जिनको जुड़ना है वो जुड़ जाइए। हाँ बेटा, बिल्कुल। हाँ, आप रेगुलरिटी में रहना, बिल्कुल सभी को रेगुलर बने रहना है। हाँ बिल्कुल, नहीं बेटा कंप्लीट मैटर मिलेगा। हाँ जुड़िए, चलते हैं। देखिए भाई, ध्यान दीजिए। ये देखो, आपको इसे एक रिएक्शन दी गई है और रिएक्शन क्या है, CH3 का होल थ्राइस COH। ध्यान देना। और बेटा यहां पर उसने लिख दिया एक्वस KOH और इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया। ये क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, मैकेनिज्म लिखनी है SN1 रिएक्शन के लिए। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसमें SN1 होगी या नहीं होगी। देखो, SN1 रिएक्शन कौन देते हैं, SN1 रिएक्शन कौन देते हैं। हाँ ध्यान देना बेटा, ये यहां पर OH नहीं आएगा, यहां क्या आएगा बेटा, Cl आएगा। यहां क्या आएगा, Cl आएगा बेटा। यहां क्या आएगा बेटा, Cl आएगा यहां पर। तो ध्यान देना, ये हमारे पास में एक एल्किल हैलाइड है और इस एल्किल हैलाइड का नाम क्या है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। क्या नाम है बेटा इसका, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है। ये टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है। इस टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, एक्वस KOH से कराते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनने वाले प्रोडक्ट का IPAC नाम लिखिए और अभिक्रिया की क्रिया विधि भी लिखिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो टर्सरी ब्यूटिल जो क्लोराइड है बेटा, ये कौन सी रिएक्शन देगा। तो मुख्य तौर पर ध्यान देना, हम क्या करते हैं, SN1 के लिए हम किसको चेकआउट करते हैं, ध्यान देना। SN1 के लिए किसको चेकआउट करते हैं, बनने वाले कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। ये देखिए, ये यहां से इस कंपाउंड में से, इस अभिकारक में से यदि आप इस Cl को यहां से बाहर निकालोगे तो यहां पर एक मध्यवर्ती का निर्माण होगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनाइन है। ये जो बना है हमारे पास में, इसको हम क्या कहेंगे, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनाइन कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनाइन। ये देखो, 4 कार्बन आ रहे हैं बेटा, ब्यूटिल कार्बन पर धनावेश आ रहा है, कार्बोनाइन। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। और जहां टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटाइन बन जाए बेटा, वहां पर ध्यान देना, आपको रिएक्शन कौन सी करवानी है, SN1 रिएक्शन करवानी है आपको। वहां कौन सी रिएक्शन करवानी है, SN1 रिएक्शन करवानी है। तो यहां पर हमने क्या पहचाना कि ये जो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है और जलीय KOH दिया जाए, क्या दिया जाए बेटा, जलीय KOH दिया जाए। तो इस कंडीशन में यहां जो कार्बोनाइन बनेगा वो कार्बोनाइन कौन सा होगा, 3 डिग्री कार्बोनाइन होगा। और 3 डिग्री कार्बोनाइन के केस में आपको वहां पर कौन सी रिएक्शन प्रोसीड करवानी है, SN1 रिएक्शन को क्या करवाना है, प्रोसीड करवाना है। तो यहां पर देखिए, हमें यह पता चल गया कि यहां पर टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल जो कार्बोनाइन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है किसके लिए, SN1 रिएक्शन के लिए। इसका मतलब यहां पर ये जो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है यह तीव्र वेग से रिएक्शन देगा फॉर SN1 रिएक्शन के लिए। तो यहां पर हम इसकी अगर प्रोडक्ट की भी बात करेंगे, इसकी क्रिया विधि की भी बात करेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इसके अंदर मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN1 होगी या SN2। क्योंकि हम जो मेन अभी पढ़ रहे हैं बेटा वो कौन सी SN1 ही पढ़ रहे हैं, और जब SN2 भी पढ़ लेंगे तो फिर आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि दोनों में से किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, SN2 की ज्यादा रहेगी या फिर SN1 की ज्यादा रहेगी पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से क्या है मैकेनिज्म का सॉल्यूशन। ध्यान देना एक बार,
ध्यान देना भाई, ये देखिए ये। अब मुझे ये बताइए, आपने ये कहा कि सर इसके अंदर SN1 मैकेनिज्म होगी, अर्थात इसमें SN1 रिएक्शन होगी, तो इसकी जो मैकेनिज्म है बेटा वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? कितने स्टेप में, कितने चरणों में कंप्लीट होती है? कितने चरण में होती है बेटा? 2 चरण में होती है। कितने चरण में होती है? SN1 अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है वो कितने चरणों में कंप्लीट होती है? वो 2 चरणों में कंप्लीट होती है। वो चरण कौन कौन से हैं? पहले चरण की बात कर रहा हूं बेटा, स्टेप फर्स्ट। बोलो स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं बेटा? स्टेप फर्स्ट बोल दो या चरण फर्स्ट कह दो, एक ही बात है। पहले चरण में क्या होता है बेटा? किसका फॉर्मेशन होगा पहले चरण में? क्या बनाएंगे हम पहले स्टेप में? बताइए, आप कमेंट्स कीजिए, बताइए। हाँ, पहले स्टेप में किसका फॉर्मेशन करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, सभी का आंसर सही है, कार्बोदनाइन बनाते हैं। वेरी गुड। देखिए पहले चरण में क्या बनाएंगे बेटा? कार्बोदनाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कार्बोदनाइन का बनना। किसका बनना बेटा? कार्बोदनाइन का बनना। कार्बोदनाइन बनाया जाएगा। अब देखो कार्ब कैटाइन कैसे बनाएंगे। आपको क्या दिया गया था? अभिकारक क्या दिया गया था बेटा? CH3, इसका होल थ्राइस, और ये C बेटा, और इधर क्या था? Cl था। ये टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है, 3 डिग्री क्या है बेटा? ये RX है। अब हम क्या करते हैं? पहला चरण कैसा होता है? पहला चरण कैसा होता है बेटा? धीमा होता है। कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। धीमे के लिए अपन क्या लिखते हैं बेटा? स्लो स्टेप लिखते हैं। और जो धीमा पद हो जाता है बेटा उसको क्या बोला जाता है बेटा? RDS बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? RDS बोला जाता है। रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप बोला जाता है। वेग निर्धारण पद बोला जाता है। स्लो स्टेप विच इज नोन एज RDS। ठीक है ना? अब ये जो RDS है बेटा, इस RDS में हमें ये देखना है एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर क्या करेगा? वेग रेट जो रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगी? ओनली RX की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। इसमें कहीं न्यूक्लियोफाइल आ रहा है क्या? स्टेप में नहीं आ रहा। इसका मतलब यहां पर जो रेट है, जो अभिक्रिया का जो वेग है, वो किसकी सांद्रता पे निर्भर करेगा? ओनली टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसकी सांद्रता पे निर्भर करेगा, क्योंकि इस चरण के अंदर यही है। क्या न्यूक्लियोफाइल आपको देखने को मिल रहा है क्या? क्या न्यूक्लियोफाइल इस स्टेप में आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बेटा, इसमें न्यूक्लियोफाइल दिखाई नहीं दे रहा है। अगला जो स्टेप होगा उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल आएगा और कार्बोदनाइन पर आक्रमण करके प्रोडक्ट का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले बताओ इसकी स्टेप के अंदर क्या होगा? मैंने आपको बताया था, ये बेटा यहां पर क्या है? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है। पहले इसमें से किसको बाहर निकालते हैं? पहले चरण में कौन बाहर जाता है बताना बेटा? हैलाइडाइन। किसको बाहर निकाला जाता है? हैलाइडाइन। हैलाइडाइन पर देखो यहां पर क्या होगा? क्लोराइडाइन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि Cl की विद्युत ज्यादा है कार्बन से। इधर चार्ज क्या आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा। इधर चार्ज क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर चार्ज क्या आने लगेगा बेटा? नेगेटिव। और इधर चार्ज क्या आने लगेगा बेटा? पॉजिटिव आने लगेगा। ये बॉन्ड यहां से धीरे धीरे टूट रहा है। साथ में मैंने एक कंडीशन और बताई थी आपको कि यहां पर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट काम में लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या काम होता है बेटा? ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों का क्या काम होता है बताना? आप में से बताइए। ध्रुवीय जो प्रोटिक विलायक जो काम में लेते हैं SN1 में, हाँ ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की बात कर रहा हूं। हाँ, उसका क्या फंक्शन होता है? वो क्या काम करता है बेटा? चलो रिप्लाई दीजिए। हाँ जी, यहां पर जो हैलाइड आयन है बेटा, हाँ बिल्कुल, हैलाइड आयन का क्या कर देगा? सोल्वेशन कर देगा। बिल्कुल, जल इसका विलायक योजन हो जाएगा इसका। अब जैसे इसका विलायक योजन होगा तो बेटा यहां से हैलाइड आयन इजीली क्या निकल जाएगा? बाहर निकलेगा। जब ये हैलाइड आयन यहां से क्लोराइड आयन बाहर जाएगा तो पीछे चार्ज कौन सा बचा रह जाएगा? पॉजिटिव। जैसा बच रहा है ना वैसे के वैसे लिख दो इसको। ये देखो क्या बना बताना? CH3, इसका होल थ्राइस और C पॉजिटिव बेटा, ये बन गया। और यहां से क्या बन गया बेटा? ये क्लोराइड आयन क्या निकल गया बाहर। ये हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया? ये कार्बोदनाइन बन गया बेटा। इसे हम क्या बोलेंगे? टर्सरी ब्यूटिल कार्बोदनाइन। लेकिन ध्यान क्या रखना है बेटा इसमें?
किसी भी कार्ब कैटायन की मैं बात करूं, ये वाला जो कार्ब कैटायन है बेटा, यहां पर हमें इसकी संकरण अवस्था का पता होना चाहिए। इसकी संकरण अवस्था क्या होगी, कौन बताएगा आप में से? इस कार्बन जो धनावेशित जो कार्बन है, इसमें बताइए मुझे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसमें संकरण क्या होगा बेटा? बताइए आप में से कौन बताएगा संकरण, इसमें से संकरण क्या होगा? अब देखो ये जो धनावेशित कार्बन है, ये देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है बेटा। देखो ये धनावेशित कार्बन था, कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3, 3 CH3 आ गए ना। अब मुझे बताइए संकरण कैसे निकालते हैं? ट्रिक बता रखी है बेटा, सिग्मा बॉन्ड की संख्या और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, सभी एकल बंद, यहाँ पर क्या रहेंगे? सिग्मा। बोलो सिग्मा कितने होंगे बेटा? 3 सिग्मा हो गए बेटा, 3 सिग्मा हो गए बिल्कुल। यहाँ पर बताओ 3 सिग्मा लोन पेयर होंगे ना इसके पास में, कार्बन के पास में? हाँ बिल्कुल 3 सिग्मा, हाँ 3 + 0, हाँ 3 बेटा। क्या आ जाएगा? sp2। वेरी गुड। क्या आ जाएगा बेटा? sp2 आ जाएगा। इसमें sp2 क्या आ जाएगा? संकरण आ जाएगा। और जब sp2 संकरण होता है तो हम उस कंडीशन में ज्यामिति कैसी बनाते हैं? समतल त्रिकोणीय बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बेटा? समतल त्रिकोणीय, ठीक है ना। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है उसकी। अगर आप जैसे कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन कर रहे हो इस स्टेप में, ध्यान देना एक बार, जब कार्ब कैटायन आपने बनाया है तो बेटा आप इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाना, आपको इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाना है, क्योंकि ये धनावेशित कार्बन है, वो कौन से संकरण अवस्था में रहेगा? sp2 संकरण अवस्था में रहेगा। तो आप इसकी आकृति ऐसे ही बनाएंगे, जैसे मैंने इस तरह बनाना चाहूंगा। इसके अंदर ये देखिए, ध्यान देना, ये देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे अपन। ये धनावेशित कार्बन हो गया बेटा, ये धनावेशित कार्बन हो गया, यहां पर ये लो ट्राइंगल शेप स्ट्रक्चर बन गई इसकी। और यहां पर कितने CH3 जुड़ रहे हैं बताना? 3 CH3 थे ना, 1 CH3, 2 CH3 और ये 3 CH3। अब मुझे बताइए ये वाली स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर है बेटा? ये वाली कैसी स्ट्रक्चर है, कौन बताएगा आप में से? ये वाली स्ट्रक्चर कैसी है? अरे बेटा त्रिकोणीय आकृति होगी, इसे समतल त्रिकोणीय आकृति बोलेंगे। अर्थात ये समतल त्रिकोणीय आकृति वाला कार्ब धनायन का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है बेटा? sp2 हाइब्रिडेशन आ रहा है। अब देखो ध्यान देना बेटा, यहां पर क्या हुआ? पहले देखो ध्यान देना, यहां पर संकरण कौन सा था? आप में से कौन बताएगा? यहां संकरण कितने बॉन्ड बन रहे थे बेटा? 4 बन रहे थे ना। 4 का मतलब बोलो क्या हो जाएगा बेटा? sp3। तो पहले sp3 किस में कन्वर्ट हुआ? पहले sp3 किस में कन्वर्ट हुआ बताना बेटा? sp2 में। और जब sp2 फिर आगे किस में कन्वर्ट होगा? वही किसके अंदर? sp3 में कन्वर्ट होगा। तो यहां हाइब्रिडाइजेशन कैसे कन्वर्ट हो रहा है? पहले sp3 था, sp3 किस में चेंज हो गया? sp2 में। और sp2 वापस किस में चेंज हो जाएगा? sp3 में हो जाएगा। ऐसा मैकेनिज्म के दौरान देखने को मिलता है बेटा। तो यहां पर पहले चरण में हमने क्या किया बेटा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने पहले चरण में टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड से क्लोराइड आयन को क्या निकाला? बाहर निकाला। और क्लोराइड आयन को बाहर निकालकर हमने किसका फॉर्मेशन किया? कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन किया है। किसका? कार्ब धनायन का। और कार्ब धनायन कैसा था? समतल त्रिकोणीय आकृति का कार्ब धनायन बन रहा था, जिसमें संकरण क्या था बेटा? sp2 संकरण था। अब जैसे आपने क्या बनाया? ये समतल त्रिकोणीय जो आपने कार्ब धनायन बनाया बेटा। अब दूसरे चरण की मैं बात करूं, ये पहला चरण था, पहला स्टेप था बेटा। अब इसमें अगर मैं रेट लिखना चाहूं इस स्टेप की, तो आप में से कौन बताइए इसकी रेट कैसे लिख सकते हैं? देखो रेट कैसे लिखी जाती है मुझे ये बताओ। अब अभिक्रिया का जो वेग है, यहां पर देखो RDS में कितने अणु भाग ले रहे हैं? एक ही तो अणु भाग ले रहा है बेटा। किसका भाग ले रहा है? RX का। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड एक RX ही तो है, इसका एक अणु भाग ले रहा है। और RDS में जितने अणु भाग लेते हैं, तो एक अणु भाग लेता है, तभी तो इसको अपन क्या कह रहे हैं? SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ये यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या होता है बेटा? एक से होता है। RDS में एक ही अणु, देखो यहाँ पर एक ही अणु है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर बोलते हैं। एक अणु को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो रेट कैसे लिखेंगे इसकी? कौन बताएगा आप में से? इसकी रेट कैसे लिखेंगे बताना? हाँ, इसके लिए अभिक्रिया वेग कैसे लिखेंगे? देखो बेटा, रेट किस पे डिपेंड कर रही है? रेट किसकी सांद्रता पे डिपेंड कर रही है? रेट ओनली इसकी सांद्रता पे डिपेंड कर रही है। RX की कंसंट्रेशन पे क्या कर रही है? रेट डिपेंड कर रही है। अभिक्रिया का वेग किसकी सांद्रता पर? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है। तो बताइए रेट क्या होगी इसकी? रेट किसके भाई? किसके समानुपाती रहेगी? किसकी सांद्रता? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता। किसकी सांद्रता बेटा? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता। CH3 का होल थ्राइस Cl। ये लो, तो यहां पर ये, तो आगे इसको अपन लिखना चाहें तो यहां पर कांस्टेंट का मिले समानुपाती स्थिरांक, ये क्या हो जाएगा? K1। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी कंसंट्रेशन आ रही है बताना बेटा? CH3Cl। क्या इसके अंदर नाभिक रागी आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। ध्यान देना,
बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि नाभिक रागी तो सेकंड चरण में जाएगा ना। स्लो स्टेप में कितने हैं, एक ही तो अणु है, अर्थात अभिक्रिया का वेग किसकी सांद्रता पे निर्भर कर रहा है बेटा, केवल Rx की सांद्रता पे ही निर्भर कर रहा है, न कि नाभिक रागी की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में कौन है बेटा, Rx रहेगा, और यहाँ पर किसकी सांद्रता कम है, यहाँ पर नाभिक रागी की सांद्रता क्या है बेटा, बहुत ही कम है, इसलिए रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रेट भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो यहाँ पर रेट किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी सांद्रता। इसकी रेट अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये इसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं बेटा, ये प्रैक्टिकली वैल्यू होती है, प्रायोगिक जो मान होता है उसके आधार पर इनकी कोटि निकाली जाती है। अगर इसकी पावर, इसकी सांद्रता घात 1 आती है तो उसे प्रथम कोटि बोलते हैं, सांद्रता घात 2 आती है तो उसे द्वितीय कोटि बोलते हैं, 3 आती है तो उसे तृतीय कोटि बोलते हैं। आप यूनिट नंबर 4 के अंदर इसका अध्ययन करेंगे रासायनिक बलगतिकी के अंदर कि प्रथम कोटि द्वितीय कोटि किस तरह से निकाली जाती है। लेकिन बेटा ये प्रायोगिक मान है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटाज हैं, थ्योरेटिकल वैल्यूज नहीं है, ये सैद्धांतिक मान नहीं है। ये कैसे मान है बेटा, ये प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। जो कोटि निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, वो कैसी वैल्यू होती है बेटा, वो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, प्रायोगिक मान होता है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर इसकी रेट लिख दी इस तरह से, और हमने पहले स्टेप में क्या बनाया बेटा, कार्बन आयन का क्या कर दिया हमने, फॉर्मेशन कर दिया। देखिए अब आगे देखो द्वितीय चरण में इसमें क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होगा। पहले स्टेप में आपने क्या बनाया था बेटा, पहले स्टेप में आपने टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड लिया, उसके बाद में इससे क्या जनरेट किया आपने, कार्बन आयन बनाया। कार्बन आयन कौन सा बना बेटा, 3 डिग्री कार्बन आयन बन रहा था, ज्यादा स्टेबल था। ठीक है, समतल त्रिकोणीय आकृति बनाई थी। अब देखिए मैं कौन से चरण की बात कर रहा हूं बेटा, चरण सेकंड की बात करते हैं अपन। ये स्टेप है, स्टेप बोल दो, स्टेप कह दो या चरण कह दो, एक ही बात है। ये स्टेप है, सेकंड चरण की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, इसमें क्या बनेगा, इसमें बेटा प्रतिस्थापन उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिस्थापन उत्पाद, प्रतिस्थापन उत्पाद का बनना, प्रतिस्थापन उत्पाद बनाएंगे इसके अंदर। अब देखो पहले स्टेप में क्या था, पहले स्टेप में क्या था, ध्यान देना, पहले स्टेप में क्या था, पहले स्टेप में क्लोराइड आयन बाहर जा रहा था। अब दूसरे स्टेप में कौन आएगा, नाभिक रागी आकर जुड़ेगा। जिस डायरेक्शन से क्लोराइड आयन निकला उसी डायरेक्शन से कौन आएगा, उसी डायरेक्शन से कौन आएगा बेटा, उसी डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल आएगा। लेकिन मैंने एक आपको कंडीशन बताई थी, कंडीशन क्या बताई थी बेटा, आपको एक कंडीशन जरूर बताई थी कि जो न्यूक्लियोफाइल है, जो नाभिक रागी है बेटा, वो किस नेचर का होना चाहिए। आप में से कौन बताएगा, SN1 रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल की नेचर क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक होना चाहिए, कौन बताएगा आप में से, कौन बताएगा आप में से। न्यूक्लियोफाइल, हाँ नाभिक रागी SN1 के लिए कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बेटा, बताइए, रिप्लाई दीजिए बेटा। हाँ सभी ने लिखा है वीक, वेरी गुड बेटा, इसी तरह से बने रहना। आप कंसेप्ट क्लियर रखने हैं आपको, सभी को कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। हाँ सभी का आंसर वीक है बेटा, वीक इसलिए काम में ले रहे हैं। यदि वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ जाता बेटा, तो उस कंडीशन के अंदर फिर क्या हो सकता था, वहां पर प्रतिस्थापन उत्पाद बनने की बजाय वहां पर कोई अदर टाइप की रिएक्शन हो सकती थी, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती थी, विलोपन अभिक्रिया हो सकती थी, वहां पर प्रोडक्ट और कुछ बन सकता था। इसलिए हमें ध्यान रखना है SN1 रिएक्शन के अंदर आपको एज ए न्यूक्लियोफाइल जो काम में लेना है, जो अटैक करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल का, वो किस नेचर का होना चाहिए, वो दुर्बल प्रकृति का होना चाहिए, अर्थात वीक होना चाहिए। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा, ध्यान देना भाई, न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा। आप किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे थे, क्या रिएजेंट में ला रहे थे बेटा, एक्वस KOH मिला रहे थे। जब जल में मैं क्या घोलूंगा बेटा, जब जल में KOH घोलेंगे तो बोलो कौन से आयन बनेंगे, बताना कौन से आयन बनेंगे। जल में जब KOH घोलेंगे तो कौन से आयन बनेंगे, देखो K+ में, और क्या बनेगा बेटा OH-, ये बन गया। ये OH- क्या बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये नाभिक रागी है। लेकिन ये किस टाइप का नाभिक रागी बेटा, ये वीक है। ये कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये दुर्बल न्यूक्लियोफाइल है, ये दुर्बल नाभिक रागी है, और इसी का तो हमें इंतजार था। अब बताइए चरण में क्या होगा बेटा, अगर मैं बात करूं कार्बन आयन क्या बनाया था अपन ने, ये कार्बन आयन था, कार्बन आयन इस तरह से, ये कार्बन आयन बनाया था आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर,
ये कार्बन आयन बनाया था। अब इस कार्बन आयन पर कौन अटैक करेगा, बोलो न्यूक्लियोफाइल क्या आया, न्यूक्लियोफाइल क्या आया, जब KOH को जल में डाला तो कौन से आयन आए बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन आए। ये हाइड्रोक्साइड आयन किसका काम करेगा बेटा, एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा। ये क्या होगा बेटा, ये वीक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये दुर्बल क्या है, नाभिक रागी है। ये वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, इस पर अटैक करेगा। इस पर क्या करेगा, अटैक। और इसकी अटैक करने की पॉसिबिलिटी दोनों डायरेक्शन से सेम है। ये इस डायरेक्शन से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कैसी बेटा, प्लेनर है, समतल है, तो किसी भी डायरेक्शन से क्या आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान देना बेटा, यहाँ पर जिस डायरेक्शन से Cl हट रहा है उसी डायरेक्शन से कौन आ रहा है, नाभिक रागी आकर क्या करेगा, बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन। वो इस डायरेक्शन से भी आ सकता है, लेकिन वहां पर अलग टाइप की, जैसे एक प्रकार की प्रोसेस होती है रेसिमाइजेशन, रेसिमीकरण की घटना क्या होती है, वो आगे हम एविडेंस में पढ़ाएंगे। इसके SN1 रिएक्शन के क्या क्या एविडेंस होते हैं, क्या क्या प्रमाण होते हैं SN1 रिएक्शन के लिए, उनमें उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहां पर यही ध्यान रखना है, ये वाला स्टेप कैसा हो जाएगा बेटा, ये वाला स्टेप कैसा हो जाएगा, फास्ट स्टेप हो जाएगा। ये कैसा स्टेप हो जाएगा, फास्ट स्टेप हो जाएगा। और जब ये फास्ट स्टेप होगा तो इसके ऊपर तीव्र वेग से कौन अटैक कर देगा, नाभिक रागी इस पर अटैक कर देगा। और बताइए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा। यहां से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3, इसका होल थ्राइस C, और यहां क्या जाएगा बेटा, OH आ जाएगा। ये बन गया अपने पास में टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। अब देखो ये बना, K+ बना था, और पहले स्टेप में क्या बना था बेटा, पहले स्टेप में क्लोराइड आयन को बाहर निकाला था ना। ये दोनों आपस में क्रिया कर जाएंगे। K+ किससे क्रिया कर जाएगा बताओ, क्लोराइड आयन से। बताओ क्या बन जाएगा, KCl। और मैकेनिज्म यहां पर क्या हो जाएगी बेटा, स्टॉप हो जाएगी। यहां पर आगे मैकेनिज्म नहीं हो सकती, इसलिए हमने 2 स्टेप के अंदर क्या किया, यहां नाभिक रागी प्रतिस्थापन उत्पाद का क्या किया, फॉर्मेशन किया। तो ये वाला जो प्रोडक्ट बना है बेटा, टर्सरी ब्यूटिल जो एल्कोहल बना है, मैंने पूछा था बनने वाले उत्पाद का आईपीएसी नाम लिखिए। आप बताइए इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, कौन बताएगा आप में से, कौन बताएगा आप में से इसका आईपीएसी नाम। ये टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बन गया, कौन बताएगा आप में से, हाँ रिप्लाई दीजिए बेटा, कौन बताएगा, कौन बताएगा। अच्छा बेटा, अच्छा नेहा बेटा आपने गलती की इसमें, हाँ बेटा अजय, हाँ बेटा आपने सही नाम लिखा इसका, ठीक है। रोहन ने भी सही नाम लिखा इसका, अनिकेत ने भी सही लिखा है, प्रिया ने भी सही लिखा है, आशीष ने भी इसका अच्छा आंसर दिया है बेटा। वेल डन, वेल डन। हाँ बेटा इसी तरह से तैयारी में आपको जुड़ा रहना है आपको। हाँ बेटा बिल्कुल सही। देखो ध्यान देना एक बार किस तरह से बेटा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया एक बार ध्यान देना बेटा, एक बार ध्यान दीजिए बेटा। ये देखना यहां पर क्या बनाया था आपने, CH3C और बेटा CH3 और बेटा ये OH, ये टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। सिंपल नेम तो क्या था इसका बेटा बताना, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल अर्थात टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। आईपीएसी कैसे लिखेंगे इसका, आईपीएसी कैसे लिखेंगे ध्यान देना। अच्छा तो आपको OH क्रियात्मक समूह, इसको ध्यान रखना है। हाँ OH क्रियात्मक समूह युक्त जनक श्रृंखला का चयन करना है, पेरेंट चेन का चयन करना है आपको। ये देखिए यहां से मैं अंकन कर रहा हूं 1 2 3, या ऐसे कर लो बेटा 1 2 3, या ऐसे कर लो 1 2 3, या ऐसे कर लो 1 2 3। 2 पर आ रहा है OH, 2 पे आ रहा है OH। ये आपने एक जनक श्रृंखला का क्या किया बेटा, चयन कर लिया। यहाँ पर ये जनक श्रृंखला बन गई ना बेटा। हाँ अब देखो ये OH आ रहा बेटा, ये क्रियात्मक समूह है, और CH3 क्या है बेटा, ये प्रतिस्थापी है। तो पहले किसको लिखा जाएगा ध्यान देना, पहले प्रतिस्थापी को लिखा जाता है। पहले किसको लिखा जाता है, प्रतिस्थापी को। तो बताइए प्रतिस्थापी कहां जुड़ रहा है, देखिए प्रतिस्थापी 2 पर जुड़ रहा है ना, प्रतिस्थापी 2 पर जुड़ा है ना। देखो 2 पर प्रतिस्थापी जुड़ रहा है, 2 पर प्रतिस्थापी जुड़ रहा है तो क्या लिखेंगे, देखो 2 मैथिल, इसका नाम मैथिल है ना, बिल्कुल 2 मैथिल। हाँ जी 2 मैथिल। उसके बाद देखिए कितने कार्बन की है बेटा, 2 कार्बन की है तो क्या लिखेंगे, 3 कार्बन की, सॉरी कितने कार्बन की है, 3 की, तो क्या लिख देंगे बेटा, प्रोपेन।
क्या लिख देंगे, प्रोपेन। और ओल क्या लगाते हैं, अनुलग्न, तो क्या लिख देंगे, ओल कहां पर है बेटा, 2 पर है, तो क्या लिख देंगे, प्रोपेन टू ओल। ये क्या हो गया बेटा, इसका आईपीसी नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन टू ओल, 2 मेथिल प्रोपेन टू ओल। पहले किसको लिखा जाएगा, पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे, फिर जनक श्रृंखला को लिखेंगे, फिर क्रियात्मक समूह को लिखेंगे। इस तरह से हमने क्या किया बेटा, इसका आईपीक नाम लिखा। समझ में आया सभी बच्चों के, हाँ समझ में आया क्या सभी बच्चों के, वेरी गुड। इसी तरह से, हाँ बेटा इसी तरह से आपको जुड़े रहना है। हाँ आज तो मैंने बेटा क्वेश्चन करवाया आपको SN1 रिएक्शन पर आधारित, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे एग्जाम पर आधारित जो NCERT क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे गए थे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, एक चीज का ध्यान देना, SN1 रिएक्शन में हम किस स्टेबिलिटी देखते हैं, हम कार्बन आयन का स्थायित्व देखते हैं। जो कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा बेटा, उसके लिए SN1 का वेग क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा रहेगा। अब मुझे एक बात बताइए, एक यहां पर अगर मान लीजिए आपको ये वाला कार्बन आयन दे दे आपको, या ये इस टाइप का एक एल्किल हैलाइड दे दे, तो मुझे ये बताइए आप में से प्रोडक्ट क्या बनेगा। रिएक्शन को सेम प्रोसीड ऐसे ही करवाना है, ये ध्यान देना, ये ध्यान देना। इस तरह से देखिए एक बार, ये है बेटा CH3C, यहां क्या लिखा CH3 CH3 और CH2, ये बेटा Cl लिख दिया मैंने, यहां ये लो Cl लिख दिया। मुझे एक बात बताइए बेटा, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आपके दिमाग में एक जरूर बात आ रही है बेटा, क्या आ रही है, यहां से आप इसको हटाओगे, यहां क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप कहोगे सर ये वाला तो कार्बन आयन कौन सा बन गया, वेरी गुड। आप क्या बोलोगे, सर ये तो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री में SN1 थोड़ी होगी बेटा, अरे 1 डिग्री में SN1 नहीं होती है बेटा, 3 डिग्री मानो, 3 डिग्री से बाद एल्काइलिक आ जाएगा, बेंजाइलिक आ जाएगा, वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहती है SN1 के लिए। तो यहाँ 1 डिग्री है ना, लेकिन बेटा इसमें एक कंडीशन लागू हो सकती है, ये ज्यादा स्टेबल हो सकता है बेटा, ये ज्यादा स्टेबल हो सकता है। कम स्टेबल है तो ये ज्यादा स्टेबल रहना पसंद करेगा। आप ही देख लीजिए, आप में से आप स्टेबिलिटी ज्यादा पसंद करते हैं, अनस्टेबिलिटी के बजाय आप स्टेबिलिटी ज्यादा पसंद करते हो, स्टेबल रहना ज्यादा पसंद करते हो आप अनस्टेबल की बजाय। तो ये क्या है बेटा, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन कौन से हो सकते हैं बताना मुझे। 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, एल्काइलिक भी हो सकता है, बेंजाइलिक भी हो सकता है। लेकिन अब मुझे ये बताइए, यहां पर ये 1 डिग्री जो कार्बन आयन बना है बेटा, ये क्या अधिक स्थायी कार्बन आयन में क्या होना चाहेगा, बदलना चाहेगा। अब देखो ध्यान देना एक बार, इधर ध्यान देना एक बार, हाँ ध्यान देना बेटा। ये 1 डिग्री बनाया आपने, आप प्रोडक्ट यहीं से बनाते हैं, लेकिन ध्यान देना बेटा, अगर 1 डिग्री के बाद में 2 डिग्री 3 डिग्री बनने की संभावना हो, 3 डिग्री बनने की संभावना हो, तो हम क्या करेंगे बेटा, 3 डिग्री कार्बन आयन बनाएंगे। बिल्कुल बेटा 3 डिग्री कार्बन आयन बनाएंगे, बिल्कुल। अब देखो 3 डिग्री कार्बन आयन, तो यहां पर इसमें क्या होगा बेटा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा। अर्थात हम क्या करते हैं बेटा, एक कम स्थायी कार्बन आयन को अधिक स्थायी कार्बन आयन में बदलने के लिए एक प्रोसेस से गुजरते हैं, और उसका नाम है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि एक समूह को अपने एक स्थान से हटाया और दूसरे स्थान पर उसको क्या कर दिया, पुनर्व्यवस्थित कर दिया, उसको पुनः से रीअरेंज कर दिया अपन ने। और जैसे ही रीअरेंज करेंगे तो हमें वहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा, और उससे फिर क्या होगा, प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब देखो ध्यान देना एक बार, आप यदि जैसे मान लीजिए ये कार्बोकैटायन आपने बनाया बेटा, ये कार्बन आयन बन गया, अब रीअरेंज करवाना है। अब इसमें 2 समूह हैं, उनको हम रीअरेंज कर सकते हैं। एक तो देखो पूरे मेथिल को उठाकर मैं यहां जोड़ दूं, ठीक है बेटा, एक H को निकाल कर यहां पर जोड़ूं। यदि मैं यहां से H निकालता हूं तो ये H से CH3 बन जाएगा और ये CH2 हो जाएगा। ये तो ऐसे पहले भी था, इसमें कोई चेंज आया क्या, नहीं आया। यदि मैं इसका माइग्रेशन कर देता हूं, इसको माइग्रेट कर देता हूं, ये समूह अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और कहां जाके जुड़ जाए, यहां पर जुड़ जाए। अब मुझे बताइए यहां पर कार्बन आयन कौन सा फॉर्म होगा, कौन सा होगा, देखो CH3 और इधर क्या आ जाएगा बेटा, CH2 और इसके साथ में CH3
और यहाँ क्या आ गया, चार्ज पॉजिटिव। ये मुझे ये बताइए ये कितने डिग्री कार्ब कैटायन है, ये बेटा 3 डिग्री कार्ब कैटायन है। और 3 डिग्री कार्ब कैटायन क्या होगा बेटा, 1 डिग्री कार्ब कैटायन से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ध्यान ये रखें। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखो, ये आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी कर सकते हैं, आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों को बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है कि कार्ब कैटायन क्या बना, अगर वो ज्यादा स्टेबल होना चाहता है कार्ब कैटायन, या अगर ज्यादा स्टेबिलिटी में जाना चाहता है तो वहां पर अपन रीअरेंजमेंट कराएं, पुनर्विन्यास से क्या करें, उसको अधिक स्थायी कार्बन आयन में क्या करें, चेंज करें, और उसके बाद में वाया SN1 रिएक्शन से क्या करें, प्रोडक्ट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है आपको विशेष तौर पर। यदि आपको 1 डिग्री कार्ब कैटायन यहां पर मिल जाता और अगर उसमें 3 डिग्री कार्ब कैटायन में उसमें चेंज होने की पॉसिबिलिटी रहती तो आप उसको 3 डिग्री में चेंज करते, फिर 3 डिग्री कार्बन आयन से क्या बनाते बेटा, प्रोडक्ट का क्या करते हैं, हम फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर था बेटा जो मैंने आपको बताई। यदि से मान लो ये नियोपेंटिल क्लोराइड दिया गया है और नियोपेंटिल क्लोराइड से क्या बनेगा, नियोपेंटिल कार्बन आयन बनेगा, लेकिन बेटा वो 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री किस में जाना पसंद करेगा, या तो 2 डिग्री में या 3 डिग्री में जाना पसंद करेगा, और 3 डिग्री में जैसे ही जाएगा बेटा वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए प्रोडक्ट हम अधिक स्टेबल कार्ब कैटायन से क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे वाया SN1 रिएक्शन से। तो ये इस तरह से कुछ मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जो SN1 रिएक्शन अर्थात कार्बन आयन के ऊपर लागू होता है। जितने भी कार्बन आयन हम फॉर्मेशन करते हैं बेटा, उस कार्बन आयन को हम अधिक स्थायी कार्बन आयन में बदलने की जरूर कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी में ज्यादा रहना पसंद करेगा वो। अनस्टेबल कार्ब कैटायन किस में जाना पसंद करेगा, स्टेबल कार्ब कैटायन में, स्टेबल कार्बन आयन में रहना क्या करेगा, ज्यादा पसंद करेगा। तो ये आज मैंने इस टाइप का SN1 से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई, आपको मैकेनिज्म लिखकर मैंने आपको बताई, समझाई, सभी बच्चों के समझ में आया होगा। तो इसके अंदर कार्ब धनायन कैसे बन रहा है, यदि कार्ब धनायन कम स्थायी है और उसको अधिक स्थायी में बदलना चाहते हैं तो हमें क्या कराना पड़ेगा, वहां पर रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा, जिससे अधिक स्थायी क्या बनेगा, कार्ब धनायन का क्या होगा, निर्माण होगा। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं। आगे बेटा आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सभी को क्या करना है, कंटिन्यूटी में जुड़े रहना है, और विशेष तौर पर बेटा गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखते हुए, ठीक है ना, ऑफलाइन क्लासेस जैसे गवर्नमेंट्स की गाइडलाइन आती है उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे, और आप रेगुलरिटी में इसी तरह से इस संस्था से जुड़े रहना, आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो हमारा चैनल जो हमने क्रिएट कर रखा है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना न भूलें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में, एक नए ट्रेलर के साथ में। ओके, टेक केयर, ध्यान रखना।